नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सीखने की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं मानव में लिंग निर्धारण। ये कक्षा 10 व कक्षा 12 दोनों की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कक्षा 10 में भी कई बार पूछा गया है और कक्षा 12 में भी कई बार पूछा गया है। तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। मानव में लिंग निर्धारण पढ़ने से पहले हम समझते हैं लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद। लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद क्या होता है, ये किसने दिया? सबसे पहले ये सिद्धांत किसने दिया? तो मैकलंग ने। मैकलंग ने क्या किया? लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद दिया। इन्होंने क्या बताया कि जितने जीवधारी जितने जंतु होते हैं उनमें गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। तो जंतु में गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? इन्होंने कहा एक पहला प्रकार होता है जिसे कहते हैं समजात गुणसूत्र। पहला प्रकार समजात गुणसूत्र। और दूसरा प्रकार कौन सा है? इसे हम विषमजात गुणसूत्र कहो, विषमजात गुणसूत्र, या इसी को कहते हैं लिंग गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र क्या है, विषमजात गुणसूत्र क्या है? देखिए, समजात गुणसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी गुणसूत्र पाए जाते हैं सभी समान होते हैं। इसे विषमजात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के आते हैं। अब देखिए, इन्होंने एक कहा कि गुणसूत्र दो प्रकार के होंगे, पहला प्रकार समजात, दूसरा विषमजात। विषमजात की संख्या इन्होंने निश्चित बताई, कितना? 2। समजात की संख्या इन्होंने बताई कि जीव के आधार पर, जैसे जिस जीव के अंदर जितना गुणसूत्र पाया जाएगा उसमें से 2 विषमजात गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र होगा, बाकी जितने भी बचेंगे सब क्या हैं? समजात। जैसे मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? हम यहाँ मनुष्य को लेकर चलते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 2 क्या पाए जाएंगे? लिंग गुणसूत्र, और बाकी 44 क्या पाए जाएंगे? समजात गुणसूत्र। ठीक। अब लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं और समजात गुणसूत्र क्या करते हैं? समजात गुणसूत्र का कार्य होता है कि शरीर के निर्माण में या शरीर के जितने भी कायिक भाग या लिंग को छोड़ करके जितने भी भाग होते हैं शरीर के, उन सब के निर्माण में कौन मदद करता है? समजात गुणसूत्र। यानी इसका कार्य क्या होता है? काया यानी शरीर के निर्माण में मदद करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र को कायिक गुणसूत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काया यानी शरीर के निर्माण में सहायता करता है। कायिक के स्थान पर यहाँ हम दैहिक भी कह सकते हैं, यानी देह यानी शरीर के निर्माण में मदद करता है। अब यहाँ हम ये सभी समान होते हैं, तो समान होने के कारण हम इसे एक जैसे दिखा सकते हैं। जैसे या केवल संख्या लिख दो 44, या ए लिख दो, या कोई भी अच्छा लिख सकते हैं, वाई लिख दो, एक्स लिख दो, जेड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझना है हमें बस। और जो विषमजात गुणसूत्र होते हैं या लिंग गुणसूत्र होते हैं, इन्हें ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? एक तो है यक्स और एक है वाई। पहला प्रकार यक्स और दूसरा प्रकार वाई। और बाकी जितने होंगे सब समान होंगे, इसे किसी भी अक्षर से दर्शा लो बस समझने के लिए। अब हम समझते हैं कि लिंग गुणसूत्र कैसे, इनकी संख्या 2 का मतलब होता है कि नर में अलग पाए जाएंगे, मादा में अलग। नर में और मादा में 2 का मतलब, नर में बात करेंगे इसमें 2 पाए जाएंगे, मादा में भी 2। नर में पाए जाएंगे कौन कौन से? यक्स और वाई, और मादा में एक्स और एक्स। यानी कि इसमें मादा में 2 गुणसूत्र पाए जाएंगे, 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे, दोनों समान होंगे। जबकि नर में जो 2 लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे उसमें से एक यक्स होगा, दूसरा वाई होगा। तो आप समझ गए होंगे लिंग गुणसूत्र के 2 प्रकार कौन कौन से थे। एक प्रकार इसका था यक्स और दूसरा वाई। कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार से, समझ में आ गया। अब इसके आगे गुणसूत्रवाद यही है, जितने भी जीव होते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या इस प्रकार से होती है, जिनमें 2 गुणसूत्र लिंग, बाकी सब समजात गुणसूत्र होते हैं। अब ये यहाँ पर 46 गुणसूत्र है, इसे हम
द्विगुणित गुणसूत्र भी कह सकते हैं। द्विगुणित का मतलब यह जोड़े के रूप में होंगे, यन का मतलब संख्या दर्शाया गया है और 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये जोड़े के रूप में होंगे। यानी 46 को हम 23 जोड़ी भी कह सकते हैं। जोड़ी मतलब संख्या दर्शाया गया है, मनुष्य को लेकर चल रहे हैं तो इसलिए 46 गुणसूत्र लिए। बाकी सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होगी। चलिए, हमने यहाँ लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद समझ लिया। अब हम समझते हैं मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अब हम समझते हैं मानव में लिंग निर्धारण। हमने गुणसूत्र के प्रकार पढ़ लिए और यह भी देख लिया कि नर में कितने गुणसूत्र होंगे। मनुष्य की बात कर रहे हैं 46, इस प्रकार से इसे लिख देते हैं। नर में 46 गुणसूत्र होंगे और मादा में कितने गुणसूत्र होंगे, मादा में भी होंगे 46 गुणसूत्र। ठीक, दूसरे प्रकार से अगर हम 46 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं। 46 को इसमें कैसे लिखेंगे, 44 प्लस नर में क्या होते हैं x y और मादा में 44 प्लस x x, क्योंकि मादा में लिंग गुणसूत्र समान होते हैं और ये 44 क्या है, अलिंग गुणसूत्र। 44 को हमने 44 क्यों लिख दिया है, क्योंकि सभी समान होंगे और ये समान प्रकार से कार्य करेंगे। ये किस कोशिका में इतने गुणसूत्र पाए जाएंगे, नर की जनन कोशिका, मादा की जनन कोशिका। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इन कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इन कोशिकाओं में होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात जो कोशिकाएं बनेंगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यानी कि जो नर जनन कोशिका में जितने गुणसूत्र पाए गए थे उसके आधे और मादा जनन कोशिका में जितने गुणसूत्र पाए गए थे उसके आगे। ये भी कोशिकाएं ही बनी हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका बनी, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। क्या बनेंगे, 44 का आधा क्या बनेगा 22 प्लस x को 2 भागों में हम बांटने वाले हैं तो एक भाग में क्या चला जाएगा x और दूसरे भाग में y, क्योंकि इसे हमें 2 बराबर भागों में बांटना है। इसका आधा लिया, इसका आधा लिया, फिर इसका आधा लिया, इसका आधा लिया। ठीक, और मादा में जब यहाँ मादा में अर्धसूत्री विभाजन होगा इसकी मादा जनन कोशिका में, तो इसमें भी गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाएगी 22 प्लस x और दूसरा 22 प्लस x, यानी कि दोनों की किस प्रकार के होंगे, समान प्रकार के। अब ये जो कोशिकाएं बनी हैं जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के बाद, इन कोशिकाओं को कहते हैं हम युग्मक। यानी कि ये क्या है, नर युग्मक, ये क्या है, मादा युग्मक। अब नर युग्मक का नाम क्या होता है, नर युग्मक का नाम होता है शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम क्या होता है, अंडाणु। आपने नाम सुना होगा शुक्राणु और अंडाणु का, ये क्या होते हैं, नर युग्मक। इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, दिखाने के लिए हम संख्या में 23 दिखा सकते हैं। ठीक, यानी कि गुणसूत्र कैसे होंगे, द्विगुणित की अगुणित, कहेंगे द्विगुणित तो ये था 2n, और बाकी यहाँ जितने भी गुणसूत्र पाए जाएंगे सब कैसे होंगे, अगुणित, यानी केवल n पाया जाएगा, उसका आधा पाया जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या तो आधी हो चुकी है, 2 अलग अलग कोशिकाओं में बढ़ चुकी है। अब संभावना है कि निषेचन के बाद नर की ये वाला युग्मक या नर की ये कोशिका मादा के इस कोशिका से जुड़े, ऐसा भी हो सकता है। तब किसका निर्माण होगा, 22 और 22 44, जो कोशिका बनेगी उसमें 44 समजात गुणसूत्र पाए जाएंगे और यक्स और यक्स। लिंग गुणसूत्र कौन सा पाया जाएगा, यक्स यक्स। अब आप सोच कर बताओ ये किस में पाया जाता है, 44 प्लस यक्स यक्स, यहाँ देखिए मादा में पाया जाता है। तो यानी कि ये संतान कैसी उत्पन्न होगी, मादा संतान उत्पन्न होगी। संभावना ये है, दूसरी संभावना कि नर का ये वाला गुणसूत्र या ये वाला कह सकते हैं, नर का ये वाला युग्मक मादा के इस दूसरे युग्मक से जुड़ेगा, तब जो कोशिका बनाएगा उसमें कितने कौन से गुणसूत्र पाए जाएंगे, 44 प्लस एक्स एक्स। फिर भी क्या है, ये मादा है, तो इसका मतलब 50% संभावनाएं बन गई इन दोनों में
कि अगर यक्ष गुणसूत्र नर का मादा के किसी भी गुणसूत्र से जुड़ता है तो हमेशा मादा संतान ही उत्पन्न करेगा। अब देखिए, अगर नर का यक्ष के अलावा वाई गुणसूत्र वाला युग्मक मादा के किसी भी गुणसूत्र से जुड़े, इसमें भी कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स और वाई, क्योंकि 44 प्लस एक्स और वाई दोनों का लिखा है, और इसमें 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई। अब संभावना देखेंगे कि इसमें कितने % चांस हैं कि नर उत्पन्न होगा या मादा उत्पन्न होगा। तो इसमें 50% संभावना है, क्योंकि 4 संतानों में हमने तुलना किया है तो 2 संतान जिनमें मादा उत्पन्न हुई है और 2 संतान नर। और इनमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? सब में गुणसूत्र की संख्या 46। तो आप समझ गए कि यहाँ पर नर व मादा के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग 46 गुणसूत्र थे। इन दोनों के मिलने के कारण हो सकता था कि संतान में 92 गुणसूत्र हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए कोशिका ने क्या किया? अर्धसूत्रीय विभाजन किया, गुणसूत्रों को 2 आधे आधे भागों में बांट दिया। अब जो आधे आधे भाग बटे हैं, जिन कोशिकाओं का निर्माण करेंगे उनका नाम युग्मक है। अब युग्मक आपस में जुड़ेंगे तो कितने गुणसूत्र होंगे? 46। नर में भी 46, या जो भी संतान उत्पन्न होंगे नर या मादा, उनमें 46 गुणसूत्र पाए जाएंगे। ये था हमारा मानव में लिंग निर्धारण। धन्यवाद।